नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस की, मतलब विश्लेषण का वर्गीकरण। एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और वो किस किस काम आते हैं, इस बात की हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि ये वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस जो है ये 4 प्रकार के हैं। पहला जैसे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दूसरा इन्फ्लुएंशियल और डायग्नोस्टिक एनालिसिस, तीसरा प्रेडिक्टिव एनालिसिस, चौथा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो हम एक एक करके हर प्रकार के एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, इसमें आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ व्हाट इज, क्या है, हमारे पास डेटा में क्या है। ठीक है, ये पता करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का उपयोग करते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हम यहाँ स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, कंप्यूट करते हैं और उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी इसमें ली जाती हैं और उसका फिर एनालिसिस बात की बात है। वो हम बात करेंगे जब हमारा MIS पूरा हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा हो जाएगा। जब हम डेटा एनालिटिक्स पे आएंगे तब हम उस स्टैटिस्टिक्स से कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, उनसे कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये चीज हम तब समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास डेटा में, ये पता करने के लिए किया जाता है। इन्फ्लुएंशियल और डायग्नोस्टिक एनालिसिस में आप देखेंगे व्हाई इट इज या व्हाई इज इट, ऐसा क्यों है। तो मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय वर्क करते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो हम मेल की एवरेज एज और फीमेल की एवरेज एज फाइंड आउट करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों की एज में थोड़ा अंतर है। मान लीजिए फीमेल की एवरेज एज आई 32 ईयर्स, 32 साल, और मेल की एवरेज एज आई 43 ईयर्स। अंतर तो है, ये अंतर विशेष है या नहीं, ये पता करने के लिए, या ये अंतर सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम कुछ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। उस हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के आधार पे ये डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर चीज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, या किसी एक चीज का दूसरे वस्तु पे प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव सिग्निफिकेंट है कि नहीं, विशेष प्रभाव डाल रही है एक वस्तु A वस्तु B पे विशेष प्रभाव डाल रही है या नहीं डाल रही है। तो ये सब पता करने के लिए हम डायग्नोस्टिक या इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इसमें डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तीसरा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यहां से मशीन लर्निंग चालू हो जाता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस से व्हाट विल बी, क्या होगा, है ना। तो हम यहां प्रेडिक्शन करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। और चौथा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो ये 4 प्रकार के एनालिसिस हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहां जैसे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मैंने 3 प्रकार लिखे हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट एक वेरिएबल के ऊपर, यूनिवेरिएट एनालिसिस किया जाता है प्रत्येक वेरिएबल यानी जो कॉलम होते हैं उनके व्यवहार को समझने के लिए,
उनकी प्रवृत्ति को समझने के लिए, है ना, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वी परफॉर्म द यूनिवेरिएट एनालिसिस को हम करते हैं, है ना, किसी भी वेरिएबल के नेचर, उसके बिहेवियर को समझने के लिए हम यूनिवेरिएट एनालिसिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे किसी परिवार में 8 सदस्य हैं, तो उन सदस्यों का नेचर अलग होगा, उनका बिहेवियर अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, है ना, कुछ तो अंतर होगा। इसी प्रकार से किसी डेटा सेट में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो उसके सदस्य हैं, तो उस हर फीचर का एक अलग नेचर होगा, एक अलग बिहेवियर होगा। उस चीज के लिए हम यूनिवेरिएट एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ऐसी बाईवेरिएट है कि दो वेरिएबल के बीच में संबंध कैसा है ना, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, वो पता करने के लिए हम बाईवेरिएट एनालिसिस का, ऐसे ही मल्टीवेरिएट एनालिसिस का कि आपस में उनका संबंध कैसा है और किसी एक आपस में वो एक दूसरे पे कैसा प्रभाव भी डालते हैं, ये भी हम पता करते हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। तो आज के सेशन में हम खाली बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। एनालिसिस के बारे में बात हम अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे MIS पर्सपेक्टिव से कि आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल के दे पाएंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कैसे इंफॉर्मेशन, क्या स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, वो स्टैटिस्टिक्स को अभी हम पहले समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये मैं एक एक्सेल सीट लेता हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये एक एक्सेल सीट है। आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ, ये जूम कर दिया है मैंने। आप यहाँ देखेंगे मैंने ये डेटा सेट एक बनाया हुआ है, यहाँ आईडी है, नेम है, जेंडर है, एज है, एजुकेशन, लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये मेरे पास इसके वेरिएबल्स हैं, ये सब वेरिएबल्स हो गए इसके। अब मान लीजिए कि मेरे बॉस ने मुझे बोला, अरे परमार जी आप बताओ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने ये मांगी है ना, तो ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग भी एक स्टैटिस्टिक्स है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ बहुत सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जब हम एक्सेल में आएंगे, एक्सेल जब मैं सिखाऊंगा तब मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये सब। तो मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ एक पिवट टेबल। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी सीट को, पूरी सीट तो नहीं करूँगा, जो टेबल है मेरे पास मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको भी ऐसे कर देता हूँ, नंबर पूरे दिखें। ये मेरे पास डेटा है, ये मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने पिवट टेबल इसके अंदर इंसर्ट करी। ठीक है, और मैं नेक्स्ट सीट पे कर रहा हूँ, नई सीट के अंदर। अब यहाँ मुझे जेंडर पता करना था कि कितने मेल है कितने फीमेल है। देखिए मैंने जेंडर उठाया और यहाँ मैंने इसको कॉलम लेवल्स में या रो लेवल्स में रखूँगा, ज़्यादा बेटर है। और मैं आईडी जो है वो वैल्यूज़ में रख दूँगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें अपन जब पिवट टेबल के बारे में सीखेंगे। मैं खाली क्या इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। तो देखिएगा मेरे पास टोटल 240 एम्प्लॉय हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जिसमें 120 मेल हैं और 120 फीमेल हैं, 50-50% है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनको निकाल के दे दी। अब मेरे बॉस मुझसे पूछते हैं, अरे भाई आप ये बताओ कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल एम्प्लॉई हैं उनकी औसत आयु कितनी है और फीमेल की औसत आयु कितनी है। खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो देखिएगा अपन देखते हैं, मैं फिर जाऊंगा इंसर्ट पे, ये मैंने इंसर्ट किया और ये फिर मैंने नई सीट पे ले लिया। तो मुझे जेंडर अगेन में रो में रखूंगा और जो आयु है इसको मैं एज वाले कॉलम को वैल्यूज में रखूंगा। हमेशा डिफॉल्ट में हमें सम देता है, हमें सम से मतलब नहीं, हमें एवरेज मालूम करना है। तो मैंने यहाँ से एवरेज को सिलेक्ट किया
और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको जस्ट अ मोमेंट। तो एवरेज एज मेल की 33 ईयर है और फीमेल की 31 साल है। ये मैंने उनको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। अब के लिए भैया आप ये बताओ कि मेल और फीमेल की एवरेज सैलरी कितनी कितनी है एम्प्लॉइज। तो वो भी बहुत सिंपल है, मैं इसी सीट पे करके बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से एज को हटा दिया और सैलरी को यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है। और मैं इधर भी एवरेज ले लेता हूँ। तो मेल की जो एवरेज सैलरी है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, वो 76,833 है और फीमेल की 75,042 रुपीज़ है। तो ये सैलरी निकाल दी। अब उन्होंने मुझसे पूछा, चलो भाई ये तो ठीक है, आप ये बताएं कि एजुकेशन वाइज डिफरेंट एजुकेशन लेवल के हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है, मैं आपको इसी में करके बता देता हूँ, काउंट वाले में। तो काउंट वाले में मैंने आईडी हटा दी, आईडी तो रहने देता हूँ, जेंडर हटाऊंगा रो में से और इसकी जगह एजुकेशन में यहाँ ला के बैठा दूंगा। तो आप देखेंगे यदि मैं इसको जूम करता हूँ तो बैचलर्स डिग्री वाले 119 एम्प्लॉय हैं हमारे, हाई स्कूल पास 27 है, मास्टर्स डिग्री 67 है, पीएचडी 27 लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से अब वो पूछते हैं, भाई आप मुझे ये बताओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लोग हैं, कौन कौन से कितने हैं, है ना। तो देखिएगा ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये काउंट है, एवरेज भी एक स्टैटिस्टिक्स है, मीन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बहुत सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है जो हमें निकालना रहती है। अभी अपन आएंगे और भी चीज़ों पे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैं एक नई सीट लेता हूँ, अब मैं और भी चीज़ें निकालूंगा उसमें। अब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हमें देखना है, तो मैं जॉब प्रोफाइल उठा के रोज में रख दिया और सबसे पहले मैं देखता हूँ किस जॉब प्रोफाइल में कितने लोग हैं, ठीक है। तो मैंने वो आईडी यहाँ रखी, हमेशा सम पे देता है, तो हम इसको काउंट में कन्वर्ट कर देंगे कितने लोग हैं। तो 240 लोग हैं और अभी मैं पहले इसको बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, तो मैंने यहाँ से उठाया, सैलरी यहाँ रखा और इसको एवरेज में कन्वर्ट कर लिया। ये एवरेज सैलरी आ गई और इसको मैं बाद में डेसिमल वगैरह का खेल बाद में कर लेंगे। अब मिनिमम एवरेज सैलरी की बात करते हैं, मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे। तो मैं वापस सैलरी उठाऊंगा, इसके नीचे रख दूंगा और इसमें मैं एक और स्टैटिस्टिक सब लूँगा, वो मिनिमम ये मैंने लिया। ऐसे ही मैक्सिमम सैलरी के लिए भी मैं इस सैलरी को उठाऊंगा, इसके नीचे रख दूंगा और इसमें भी मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लूँगा। ये हो गया। अब मैं इन सब का यहाँ जो कॉलम है इसके अंदर खाली डेसिमल्स कंट्रोल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो बिजनेस एनालिस्ट हैं 13 हैं, उनकी एवरेज सैलरी 75,000 है, मिनिमम भी 75,000 है, मैक्सिमम मतलब सबकी जितने भी 13 बिजनेस एनालिस्ट है सबकी सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए उसका मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज सेम आया। इसी प्रकार कस्टमर सपोर्ट में 45,000 है, डेटा एनालिस्ट में 73,571 आपकी एवरेज है, 55,000 मिनिमम है और 75,000 मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं 2 कैटेगरिकल वेरिएबल में, जैसे हम जेंडर ले लें
और एजुकेशन ले लें, है ना। तो भाई मेल फीमेल का एजुकेशन लेवल में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ से फिर इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल और मैं जेंडर ले लेता हूँ कॉलम में और एजुकेशन लेवल में, क्योंकि ज़्यादा संख्या है तो मैं इसको रो में लेता हूँ, ज़रा खूबसूरत लगेगा। और आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको किसी भी एक्सेल सीट में कहीं इस सीरियल नंबर या आईडी नहीं दिए तो आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और उसमें सीरियल नंबर डाल देंगे, जिससे कि आपकी वो यूनिक आईडी हो जाएगी और उसको आप काउंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, जब अपन आगे कोर्स करेंगे तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। मैं यहाँ काउंट कर देता हूँ। तो आप देखिए कि यदि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बैचलर्स डिग्री में हम बात करते हैं तो मेल 79 है, फीमेल 40 है। हाई स्कूल में मेल 1 है और फीमेल 26 है। मास्टर्स में मेल 40 हैं, फीमेल 27 है। पीएचडी में खाली फीमेल है 27, मेल पीएचडी होल्डर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये जो एनालिसिस कहलाया बाईवेरिएट कहलाया। ये जो एनालिसिस है दो वेरिएबल के बीच में हमने किया है। एक प्रकार से यहाँ भी हमने इनकी सैलरी और ये पता किया। जब हम खाली काउंट की बात करेंगे तो वन वेरिएबल हो गया। जब हम एवरेज सैलरी एक दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया एजुकेशन लेवल के साथ, है ना, सैलरी वाला, तो ये बाईवेरिएट हो गया, ठीक है। हम बाईवेरिएट को बहुत डिटेल में बाद में समझेंगे, इसमें कोरिलेशन और ये सब वो एनालिसिस है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी खाली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो आप ये कौन सा एनालिसिस है, क्योंकि इसमें खाली काउंटिंग है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी आपका यूनिवेरिएट ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के द्वारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम खाली बहुत बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं चीज़ों को। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम और डीप जाते जाएंगे और गहराई से इन सब टॉपिक को, इन सब चीज़ों को समझते जाएंगे। तो आज मैं इस सेशन को यहीं वाइंड अप करता हूँ। कल हम इसके आगे बात करेंगे। इन्फ्रेंशियल और डायग्नोस्टिक को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा, थोड़ा सा प्रेडिक्टिव के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊँगा और फिर हम प्रारंभ करेंगे MIS, ठीक है। धन्यवाद।